कैसे हो स्टूडेंट्स? आप सब सुनील सर की इतिहास की कक्षा में आपका स्वागत है। यात्रियों के नज़रिए ये लेसन हमारा चला हुआ है। अल्बेरूनी के बारे में हम पढ़ चुके हैं, इब्न बतूता के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि अल्बेरूनी जो था ख्वारिज़म का प्रसिद्ध विद्वान था और उज़्बेकिस्तान वर्तमान जो ख्वारिज़म है वो वर्तमान उज़्बेकिस्तान में पड़ता है। अल्बेरूनी ने जो भारत के बारे में किताब लिखी उसका नाम है किताबुल हिंद। इसी तरह जो इब्न बतूता था वो तंजीनिया मोरक्को का निवासी था और उसने अपने जो यात्राओं का वृत्तांत लिखा वो रिहला नामक पुस्तक में लिखा। अब आज हम जिस यात्री के बारे में पढ़ेंगे ये है फ्रांस का प्रसिद्ध यात्री फ्रांसवा बर्नियर, ट्रैवल्स इन मुगल एम्पायर उसकी पुस्तक है। जो फ्रांसवा बर्नियर था वो मूल रूप से फ्रांस का निवासी था और मूल रूप से उसका जो मुख्य कार्य था वो एक चिकित्सक का था, डॉक्टर का था। लेकिन वह एक दार्शनिक भी था और इतिहासकार भी था और काम की तलाश में भारत आया था। जब वह भारत आया 1656 में, तब शाहजहाँ मुगल सम्राट था और जो शाहजहाँ का बड़ा बेटा था दारा शिकोह बर्नियर उसका मुख्य चिकित्सक बना। और बर्नियर ने जिस पुस्तक को लिखा उस पुस्तक का नाम था ट्रैवल्स इन मुगल एम्पायर। जो फ्रांसवा बर्नियर आप देखोगे कि 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने समुद्री मार्ग से भारत आने का रास्ता खोज लिया था। उसके बाद जो है अनेक यूरोपियन जो व्यापारी के रूप में, यात्री के रूप में या दूसरे देशों के रूप में अनेक यूरोपियन भारत आने लगे। तो इनमें बहुत सारे विद्वान भी आए और यात्री भी आए। उन्हीं में से एक प्रसिद्ध यात्री था फ्रांसवा बर्नियर, जो मूल रूप से चिकित्सक था। वो 1656 से 1668 तक भारत में 12 वर्ष रहा और मुगल दरबार से काफ़ी जो है करीबी रूप से जुड़ा रहा। पहले वह शाहजहाँ के ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह का मुख्य चिकित्सक था। बाद में मुगल दरबार में एक प्रसिद्ध आर्मीनियाई था, उसका नाम था अमीर दानिशमंद खान के साथ जो है एक बुद्धिजीवी और वैज्ञानिक के रूप में रहा। इसके बाद जब बर्नियर अपने देश वापस लौट गया तो उसने जो है अपने वृत्तांत जो हैं एक पुस्तक के रूप में लिखे, ट्रैवल्स इन मुगल एम्पायर। और उसने जो फ्रांस का उस समय का शासक था लुई 16वां, उसको ये पुस्तक समर्पित कर दी। इस पुस्तक में उसने क्या किया, बार बार जो है पूर्व और पश्चिम की तुलना की है। पूर्व मतलब भारत और पश्चिम मतलब यूरोप या फ्रांस। तो आप देखोगे कि जो उसकी ये पुस्तक है ये काफ़ी प्रसिद्ध हुई और बार बार जो है इसका मुद्रण करना पड़ा, इसका प्रकाशन करना पड़ा, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा प्रसिद्ध हो गई थी। बर्नियर ने जो है भारत की जो यात्रा की उसने जो है वो जगह जगह उसकी भारत की तुलना यूरोप से की और उसने जगह जगह यह दर्शाने का प्रयास किया कि यूरोप तो काफ़ी विकसित हो चुका है जबकि भारत काफ़ी पिछड़ा हुआ है। कई जगह जो उसका व्यवहार था वो वास्तविकता पर आधारित नहीं होता था बल्कि सौतेला होता था। उसका जो आंकलन करने का तरीका था वो भी हमेशा सटीक नहीं रहा। तो इस प्रकार जो है उसकी पुस्तक जो है यूरोप में काफ़ी प्रसिद्ध हुई। बर्नियर ने जब तुलना की, जहां एक बार आप देखोगे कि इब्न बतूता ने हर एक चीज़ उस चीज़ का वर्णन करने का निश्चय किया था जिसको इब्न बतूता ने अनूठा पाया था। लेकिन जो बर्नियर था वो उससे एक अलग बुद्धिजीवी था। उसने भारत में जो भी देखा उसकी तुलना जो है यूरोप और खासकर फ्रांस से की और इसकी भिन्नता को उनकी तुलना की आपस में और उसकी भिन्नता उजागर की। विशेष रूप से वे परिस्थितियां जिन्हें उसने अवसादकारी पाया, यानी कि भारत की उन परिस्थितियों की तुलना खासकर यूरोप से की जिसमें भारत जो है भारत में जो भारत है यूरोप की तुलना में जहाँ पर निम्न था, कम था। उन चीज़ों की ध्यान रखिए, बर्नियर ने कहीं तुलना नहीं की जहाँ पर भारत जो था यूरोप से आगे था। उन चीज़ों का उसने कम से कम वर्णन किया। उन चीज़ों को बर्नियर ने ज़्यादा वर्णन किया जहाँ पर भारत जो है यूरोप से पिछड़ा था। उसका जो विचार था नीति निर्माताओं तथा बुद्धिजीवी वर्ग को प्रभावित करने का था, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे ऐसे निर्णय लें इसके जिससे वह सही मानता था। बर्नियर के जो ग्रंथ थे ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर अपने गहन जो उसके प्रक्षेपण था या प्रक्षेषण था, जो उसकी आलोचनात्मक अंतर्दृष्टि और गहन चेतन के लिए उल्लेखनीय है।
उसके वृत्तांत में जो है मुगलों के इतिहास को एक प्रकार से वैश्विक ढांचे में स्थापित करने का प्रयास किया गया था कि उसके यानी मुगलों के जो शासन प्रणाली उसकी तुलना विश्व के साम्राज्यों से कर रहा था, विश्व की शासन प्रणाली से कर रहा था। वह निरंतर मुगल कालीन भारत की तुलना जो है तत्कालीन यूरोप से करता और सामान्यतः यूरोप को श्रेष्ठ दिखाने का प्रयास करता। उसका जो भारत का चित्रण था वो द्वि विपरीतता के नमूने पर आधारित है, यानी जो यूरोप है और भारत है एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत है, कि भारत बहुत निम्न है और यूरोप जो है बहुत उच्च है। उसने जो कुछ भिन्नता महसूस की उनको क्रमबद्ध तरीके से उसने लिखा। भारत पश्चिमी दुनिया को निम्न कोटि का प्रतीत हो, यानी उसने अपनी यात्राओं में ऐसा वर्णन किया कि भारत को हमेशा हीन समझा जाए और यूरोप को श्रेष्ठ। जब भूमि स्वामित्व का प्रश्न आया और उसका जो वर्णन कर रहा था, बर्नियर कह रहा था कि भारत में जो है भूमि स्वामित्व है, यानी भूमि का जो मालिकाना हक है वो निजी स्वामित्व था, यानी जो सारी भूमि थी वो राजा या मुगल बादशाह के अधीन थी। और यही कारण था कि जो किसानों का यहाँ पर पिछड़ापन था उसका यही कारण है। उसे लगा कि मुगल सम्राट में सारी भूमि का स्वामी, मुगल सम्राट जो है सारी भूमि का स्वामी है और यही समाज के लिए अनर्थकारी है, यानी हानिकारक है। इसका उसको जब ज्ञान हुआ तो कि जो है भूमि का मालिक सम्राट है, तो उसने इसको पिछड़ेपन का कारण बताया। बर्नियर का जो विवेक यहीं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि 16वीं शताब्दी के अधिकांश यात्रियों के वृत्तांतों में मिलता है। यानी इस तरह के जो वर्णन न केवल बर्नियर ने किए बल्कि दूसरे जो यात्री आए थे उन्होंने भी इसका वर्णन किया है। भूधारक जो है अपने बच्चों को जो भूमि है वो दे नहीं सकते थे, यानी जो राजकीय भूस्वामित्व था उसके कारण ऐसा था कि जो जमीन का मालिक है वो राजा होता था, यानी जब जो जमीन पर खेती करा वो अपने बच्चों को वो जमीन नहीं दे सकता था, ऐसा बर्नियर ने लिखा है। इस प्रकार निजी भूस्वामित्व के अभाव ने बेहतर भूधारकों के वर्ग का उदय होने से रोका। जैसा यूरोप में था ना कि यूरोप में कृषि के जो स्वामी थे वो किसान थे या सामंत थे, उनके कारण क्या हो रहा था कि जब को उनको पता है कि भाई ज़मीन उन्हीं की है तो वो ज़मीन को सुधारने का प्रयास करते, जबकि मुगल दरबार में क्या होता, क्या पता जागीरदार को अगले वर्ष बदल दिया जाए, इसलिए जो वो था भूमि के सुधार का प्रयास नहीं करता था। वो कहता है कि यही कारण था कि भारत में कृषि का पिछड़ापन था और इसी के चलते कृषि समान रूप से विनाश, किसानों का असीम उत्पीड़न तथा समाज के सभी वर्गों के जीवन स्तर में लगातार पतन की स्थिति उत्पन्न हुई सिवाय शासक वर्ग के। इसी के विस्तार के रूप में बर्नियर भारतीय समाज को दरिद्र लोगों के जनसमूह के रूप में वर्णित करता है और वो ये कहता है कि भारत में दो ही वर्ग हैं, एक अमीर वर्ग और शक्तिशाली शासक वर्ग और दूसरा जो है गरीब वर्ग। यहाँ भारत में बर्नियर कहता है कि मध्यम वर्ग नाम की कोई चीज नहीं है। जो बर्नियर था उसने भारतीय समाज के अनेक प्रथाओं का वर्णन किया, उसमें मुख्य रूप से उसका जो सबसे ज़्यादा ध्यान खींचा वो खींचा सती प्रथा ने। सती प्रथा जो थी भारतीय समाज में आपको पता ही है, खासकर हिंदू समाज में ये फैली हुई थी। उल्लेखनीय है कि यूरोपीय यात्रियों और लेखकों ने उन बातों का विस्तृत रूप से वर्णन करने में अधिक रुचि दिखाई है जो उन्हें आश्चर्यजनक और यूरोपीय समाजों से भिन्न यानी अलग दृष्टिगोचर हुई, अलग लगी। महिलाओं से किए जाने वाले व्यवहार को पूर्वी और पश्चिमी समानों के मध्य विभिन्नता का एक महत्वपूर्ण परिचायक समझा जाता था। अतः बर्नियर भारत में प्रचलित सती प्रथा, जी हाँ सती प्रथा का जो वर्णन किया है उसने खुलकर बर्नियर ने इसका खुलकर वर्णन किया। उसने अपने वर्णन को अपने वृत्तांत का एक महत्वपूर्ण भाग बनाया, यानी उसने अपनी पुस्तक के एक बड़े हिस्से पे जो है सती प्रथा का वर्णन किया है। जो सती प्रथा थी वो मध्यकालीन हिंदू समाज में व्याप्त कुप्रथाओं में सर्वाधिक घृणित प्रथा थी। सती का अर्थ होता है पतिव्रता या चरित्रवती स्त्री, किंतु सामान्यतः इसका अर्थ है पति के अपने मृत शरीर के साथ पत्नी के अपने जो मृत पति है उसके शरीर के साथ जल जाना जो है सती प्रथा कहलाती थी।
बर्नियर ने लिखा कि कुछ महिलाएं खुशी खुशी से अपने पति के शव के साथ स्थिर हो जाती थी, जबकि कुछ को ऐसा करने के लिए विवश किया जाता था। इसका एक उदाहरण के रूप में उसने लाहौर की एक घटना का वर्णन किया है कि लाहौर में एक बालिका के स्थिर होने की घटना का बहुत ही मार्मिक वर्णन किया है कि लाहौर में मैंने एक बहुत ही सुंदर अल्पवयस्क विधवा जिसकी आयु मेरे विचार से 12 वर्ष से अधिक नहीं थी के स्थिर होने का घटना देखी। उस भयानक नरक की ओर जाते हुए वह असाई छोटी बच्ची जीवित से अधिक मृत प्रतीत हो रही थी। उसके मस्तिष्क की व्यथा का वर्णन नहीं किया जा सकता था। वह कांपते हुए बुरी तरह से रो रही थी, लेकिन 3-4 ब्राह्मण और एक बूढ़ी औरत जिसने उसे अपने आस्तीन के नीचे दबाया हुआ था की सहायता से उस अनिच्छुक पीड़िता को घातक स्थल की ओर ले गए। उसे लकड़ियों पर बैठाया, उसके हाथ पांव बांध दिए ताकि वह भाग न जाए। इस स्थिति में उस मासूम प्राणी को जिंदा जला दिया गया। मैं अपनी भावनाओं को दबाने में असमर्थ था। इस विवरण से स्पष्ट होता है कि स्त्रीपरता के अंतर्गत स्थिर होने वाली महिलाओं की अल्पवयस्कता, अनिच्छा, व्यथा, विवशता और इसके अलावा क्योंकि विवश तो थी, उनकी इच्छा होती नहीं थी, अल्पवयस्क का मतलब है कि कम आयु एवं असहायता जैसे तत्वों ने बर्नियर का ध्यान विशेष रूप से इस ओर आकर्षित किया था। बर्नियर के अनुसार राजकीय जो भूस्वामित्व के दुष्परिणाम थे, इससे एक तो कृषि का विनाश हो गया, एक किसानों का उत्पीड़न हो गया और समाज के सभी वर्गों के जीवन स्तर में परिवर्तन की स्थिति उत्पन्न हो गई। बर्नियर द्वारा जो भारतीय समाज का वर्णन किया गया है उसमें निजी स्वामित्व के गुणों में दृढ़ विश्वास था। उसने भूमि पर राजकीय स्वामित्व को राज्य और उसके निवासी दोनों के लिए हानिकारक बताया। भारतीय समाज को दरिद्र लोगों के समूह के रूप में उन्होंने वर्णित किया कि भारत में 2 ही वर्ग हैं, एक अमीर और दूसरा गरीब वर्ग। जो अमीर वर्ग है वो अल्पसंख्यक और उनके द्वारा ही जो है समाज के बाकी लोगों को अपने अधीन बनाया गया है। गरीबों में सबसे गरीब और अमीरों में सबसे अमीर व्यक्ति के बीच नाम मात्र का कोई भी सामाजिक समूह या वर्ग नहीं था। यानी वो ये कहता कि भारत में उसी में कोई भी मध्यम वर्ग नहीं था, जबकि ये बात सत्य नहीं है। बर्नियर बहुत विश्वास से कहता भारत में मध्य की स्थिति के लोग नहीं, यानी मध्यम वर्ग नहीं है। बर्नियर के अनुसार भारत में मध्यम वर्गीय परिवार नहीं था। शिविर नगर। अब बर्नियर ने भारतीय नगरों का जैसा वर्णन किया, ये हम उनके बारे में पढ़ लेते हैं। बर्नियर ने मुगल कालीन जो शहरों को है शिविर नगर की संज्ञा दी है। वह ऐसा इसलिए कहता था क्योंकि ये ऐसे नगर थे जो अपने अस्तित्व में बने रहने के लिए राजकीय शिविरों पर निर्भर थे। राजकीय शिविर होते राजकीय छावनियाँ। उनका मानना था कि ये नगर राजकीय दरबार में आने पर या तो नगर अस्तित्व में आ जाते थे या राज दरबार के चले जाने पर नगर भी तेजी से समाप्त हो जाते थे। यानी जहाँ पर भी मान लो किसी स्थान को जीतने के लिए या किसी कार्य से मुगल दरबार जहाँ पर भी शिविर लगाता अपना, वहाँ पर शहर का शहर विकसित हो जाता और जैसे ही वो कार्य संपन्न हो जाता वहाँ पर किसी भी नगर को या स्थान को जीतने का कार्य था, किसी उद्देश्य से जो वो नगर बसा गया था, मैं जो शिविर चले जाते तो उस शिविर के चले जाने के साथ ही नगर भी जो है समाप्त हो जाते। बर्नियर द्वारा जो नगरों का वर्णन किया गया था वह ऐसे नगरों का वर्णन करता जो राज दरबार के आने से नगर बन जाता और चले जाने से उसका पतन हो जाता है। ऐसे नगरों को वह शिविर नगर कहता है। वह और भी कई प्रकार के नगरों का वर्णन करता जो अस्तित्व में थे, जैसे उत्पादन केंद्र के लिए यानी पुनर्निर्माण नगर, व्यापारिक नगर जो मुख्य रूप से जिनका आधार क्या था, व्यापार था, बंदरगाह नगर जहाँ से समुद्र किनारे वो नगर जहाँ से बाहर के देशों के साथ व्यापार किया जाता, जहाँ पर जहाज आकर रुकते और सामान उतारा और चढ़ाया जाता। धार्मिक केंद्र जैसे वाराणसी थे, मथुरा थे, उस समय अजमेर थे, वो धार्मिक केंद्र थे। तीर्थ स्थान ये भी आप धार्मिक केंद्र से ही जुड़े हुए हैं। इनका अस्तित्व समृद्ध व्यापारिक समुदाय और व्यावसायिक वर्गों के अस्तित्व का सूचक था। जो व्यापारी वर्ग था, बर्नियर ने जो भारत के व्यापारी वर्ग की बातें कही हैं वो निम्नलिखित कही हैं कि व्यापारी वर्ग जो था अक्सर मजबूत सामुदायिक या बंधुत्व के संबंध में जुड़े हुए थे। यानी जो व्यापारी थे उनके खुद के नियम होते थे और एक दूसरे से बंधे हुए होते थे और अपनी जाति तथा व्यावसायिक संस्थाओं के माध्यम से संगठित रहते थे। यानी जो उनकी संस्थाएं हैं, जो उनकी जातियां हैं और जो व्यवसाय करें ना, वो सारे के सारे एक यूनियन में बंधे रहते थे। उनकी अपनी खुद की यूनियन होती थी। पश्चिमी भारत में ऐसे समूहों को महाजन कहा जाता था और पश्चिम भारत में जो व्यापारियों का समूह था उसको क्या कहा जाता था, महाजन, और उनके मुखिया को सेठ।
अहमदाबाद जैसे शहरी केंद्रों में सभी महाजनों का सामूहिक प्रतिनिधित्व व्यापारिक समुदाय के मुखिया द्वारा होता था, जिसे नगर सेठ कहा जाता था। यानी नगर सेठ क्या करता था, अहमदाबाद जैसे शहरों में पूरे के सारे व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करता था। दास और दासियों के बारे में जो आप देखोगे, बर्नियर ने वर्णन किया है कि उनकी खुलेआम जो खरीद और बिक्री होती थी और नियमित रूप से भेंट के रूप में या गिफ्ट के रूप में दिए जाते थे। इनका उपयोग इस प्रकार होता था, जैसे सुल्तान की कुछ दासियां जो थी संगीत में, नाचने गाने में निपुण होती थी। सुल्तान अपने अमीरों पर नजर रखने के लिए दासियों को नियुक्त करता था। दासों को सामान्यतः घरेलू श्रम के लिए इस्तेमाल किया जाता था। पालकी या डोले में पुरुषों और महिलाओं को ले जाने के लिए इनकी सेवाएं ली जाती थी, लेकिन कभी कभी जो है दास सैनिक सेवाएं भी देते थे। दासों की कीमत विशेष रूप से उन दासियों की जिनकी आवश्यकता घरेलू श्रम में दिखती बहुत कम होती थी। इसके अलावा जो बर्नियर ने मुगल साम्राज्य को देखा, मुगल राज्य की जो उसने रूपरेखा प्रस्तुत की, उसने बताया कि मुगल साम्राज्य की निम्नलिखित विशेषताएं थी। इसका राजा भिखारियों और क्रूर लोगों का राजा था, और इसके उसने यानी मुगल सम्राट को भिखारियों और क्रूर लोगों का राजा कहा है। इसके शहर और नगर जो थे वो नष्ट हो चुके थे तथा खराब हवा से दूषित थे। इन सब का एक ही कारण था, भूमि पर राज्य का स्वामित्व। यानी देखो, वो किसी न किसी हर बात को किससे कि राजा का जो भूमि पर स्वामित्व है ना, उससे जोड़ रहा है हर बात को। परंतु एक भी मुगल दस्तावेज यह नहीं दर्शाता कि भूमि का एकमात्र स्वामी राज्य ही था। लेकिन मुगलों का कोई भी दस्तावेज ये नहीं बताता कि जो भूमि का स्वामी था ना, वो मुगल सम्राट होता था, अकेला होता था। उदाहरण के लिए अकबर के काल का सरकारी इतिहासकार अबुल फजल भू राजस्व को पारिश्रमिक बताता, जो राजा द्वारा अपनी प्रजा की सुरक्षा प्रदान करने के बदले में लिया जाता था, न कि अपनी स्वामित्व वाली भूमि पर लगान के रूप में। परंतु वास्तव में यह न तो लगान था, न ही भूमि कर, बल्कि उपज पर लगने वाला एक कर था, टैक्स था। बर्नियर जब विवरण देता है वो बताता है कि मुगल सम्राट निरंकुश है, साथ ही एक जटिल सामाजिक सच्चाई की ओर भी संकेत करते हैं। वह उदाहरण देता है, वह कहता है कि शिल्पकारों को अपने उत्पादों को बेहतर बनाने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। यानी जो कारीगर थे वो बेहतर उत्पाद बनाए, इसके लिए सरकार की ओर से कोई उनको सहायता प्रदान नहीं की जाती, कोई उनको विशेष उपकरण नहीं दिए जाते, कोई सुविधाएं नहीं दी जाती, क्योंकि उनके मुनाफे का जो अधिग्रहण था वो राज्य सरकार द्वारा कर लिया जाता। यानी सारा मुनाफा बर्नियर कह रहा है कि वो राज्य सरकार लेती थी, जबकि हर बार ऐसा नहीं होता था। ये बर्नियर जो है हर चीज़ को अपने अकॉर्डिंग दिखा रहा है, और बार बार भारत के और फ्रांस की जब तुलना कर रहा है तो भारत को हर समय में निम्न स्थिति में दर्शा रहा है। इसलिए उत्पादन के स्तर में निरंतर कमी आ रही थी। वह लंबी दूरी के व्यापार में लगे एक समृद्ध व्यापारिक समुदाय के अस्तित्व को भी स्वीकार करता है। यानी एक ऐसा भी व्यापारिक समुदाय था जो बहुत लंबी दूरी का या दूसरे देशों के साथ व्यापार करता था। अच्छे औजारों के अभाव में भी कारीगर के प्रशंसनीय अब क्या बताता है बर्नियर कि भारतीय कारीगर थे ना, उनके पास सुविधाएं नहीं थी, अच्छे औजार नहीं थे, इसके बावजूद भी वो जो थे बहुत ही अच्छे प्रशंसनीय नमूने यानी जो वस्तुएं का निर्माण करते थे, बहुत अच्छी वस्तुएं बनाते थे। यानी भारतीय कारीगर बहुत अच्छे थे। वे यूरोप में निर्मित वस्तुओं की इतनी कुशलतापूर्वक नकल करते थे कि असली और नकली में अंतर कर पाना मुश्किल हो जाता है। देखो, यहाँ पर भी बर्नियर ने यूरोप का बीच में फिर हटा दिया, जबकि भारतीय कारीगरों की तुलना में यूरोप के कारीगर कहीं नहीं टिकते थे। बर्नियर भारतीय चित्रकारों की कुशलता से अत्यधिक प्रभावित था। वह भारतीय चित्रों की सुंदरता, मृदुलता और सूक्ष्मता से विशेष रूप से आकर्षित हुआ। इस उदाहरण के द्वारा जो है बर्नियर ने बंदूक बनाने, स्वर्णाभूषण बनाने और चित्रकारी जैसे शिल्पों की विशेष रूप से प्रशंसा की है। अलिखित शिल्पकारी है। बर्नियर द्वारा अलिखित शिल्पकारियों या शिल्पकारों को इस प्रकार से सूचीबद्ध किया गया है कि यानी ये ऐसे कौन कौन से कारीगर थे, उसमें उसने वर्णन किया बढ़ई का, लोहार का, जुलाहे का, कुम्हार का, खरादी का, प्रलाक्षा रस को रोगन करने वालों का, कसीदाकार का, दर्जी का, जूते बनाने वाले का, रेशम के जो रेशमकार होता है, रेशम के वस्त्र बनाने वाले का, महीन मखमल आदि का काम करने वाले का, वास्तुविद का, संगीतकार का और सुरलेखक आदि व्यवसायों का उन्होंने वर्णन किया है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो बर्नियर ने जो है उस समय भारतीय समाज की
कुछ वास्तविक रूपरेखाएं प्रस्तुत की हैं, कुछ की उसने भारत और यूरोप या फ्रांस के साथ तुलना की है। भारत को पूर्व कहा है और यूरोप को पश्चिम कहा है। इसके साथ साथ उसने बार बार ये दिखाने का प्रयास किया कि भारत की जो आर्थिक स्थिति थी, सामाजिक स्थिति थी, वो निम्न थी और उसको कहीं ना कहीं भूस्वामित्व के प्रश्न से जोड़ता है, जबकि हर जगह वो है सत्य नहीं था। उसने जो भी आंकलन किया था हर जगह उसका आंकलन सही नहीं था। फिर भी जो इन इतिहासकारों के, इन यात्रियों के जो हमें वर्णन मिलते हैं वो तत्कालीन भारतीय समाज को जानने में महत्वपूर्ण सहायता करते हैं। ये इतिहासकार का उद्देश्य होता है, फर्ज होता है, दायित्व होता है कि जब इस तरह के वर्णनों को पढ़े, वो इस तरह की यात्रा वर्णन को या पुस्तकों का अध्ययन करे, तो ध्यान रखे कि उसमें से हमने केवल सत्य को इकट्ठा करना है और कुछ असत्य बातें हैं उनको छोड़ देना है। ये दायित्व होता है इतिहासकार का। इस प्रकार हमने देखा कि अल्बेरूनी, इब्न बतूता और जो बर्नियर है उसने विभिन्न समय में जो भारतीय समाज था उसका अध्ययन किया है, उसके बारे में अपनी पुस्तकें लिखी हैं, अपने विचार प्रकाशित किए हैं। तो आज के लिए इतना ही। कहीं भी कोई समस्या हो तो पूछ लेना। धन्यवाद।